प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है जैव अणु। हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और सेकंड पार्ट में आज हम कवर करेंगे न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण, या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। इसको हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये न्यूक्लिक अम्ल जीवित कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवित कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक जो है, इस नाभिक में जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब हमने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल नाभिक में पाए जाते हैं, तो कैसे पाए जाते हैं? नाभिक में स्थित जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्रोटीन। तो नाभिक में जो गुणसूत्र होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमने कुछ बातें देखी। तो आपने क्या क्या देखा? न्यूक्लिक अम्ल जीवित कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में जो गुणसूत्र होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है, थोड़ा सा ये समझना है बहुत बढ़िया तरीके से कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल ये बहुलक है। किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, या इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड के एन अणु, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, या इसको हम कह सकते हैं एन अणु। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के एन अणु जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, वही न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, अगर हम इसको बहुलक कहें तो इसका एकलक है या एकलक इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये किन किन इकाइयों से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड कहो या न्यूक्लिक अम्ल कहो, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियोटाइड तो है। तो ये तीन इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक होता है बेस, जिसको कहते हैं क्षार। एक होता है सुगर, जिसको कहते हैं शर्करा या पेंटोस शर्करा। और एक होता है फॉस्फेट समूह, ये फास्फोरिक अम्ल से मिलता है। फास्फोरिक अम्ल मतलब H3PO4, उससे मिलता है। 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और फिर बनता है जो वो है फॉस्फेट समूह। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेस, सुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। एक बात और, जब बेस और शुगर मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड और जेल। बेस और शुगर जब मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड और जेल, मतलब बेस और शुगर से बनता है न्यूक्लियोसाइड। और ये जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। या हम ये कह सकते हैं कि बेस और शुगर दोनों से बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट मूलक के साथ या फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा एकलक है और न्यूक्लिक अम्ल जो है इस एकलक का बहुलक है। तो न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः 3 इकाइयों से बना है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो आप देखोगे कि ये जो मैंने संरचना बनाई है ये है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना। इसमें आप देखोगे तो बेस, शुगर, फॉस्फेट ये न्यूक्लियोटाइड है। फिर इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फिर इसके आगे और न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हैं। ऐसे हमने न्यूक्लियोटाइड इधर भी जोड़ते जाएंगे, इधर भी जोड़ते जाएंगे। ऐसे हमने न्यूक्लियोटाइड कितने जोड़ दिए? एन अणु इसके आपस में जोड़ दिए, तब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए कि जब एक न्यूक्लियोटाइड इकाई दूसरे न्यूक्लियोटाइड इकाई से जुड़ती है तब एक न्यूक्लियोटाइड इकाई का शुगर वाला भाग दूसरे न्यूक्लियोटाइड इकाई के फॉस्फेट वाले भाग से जुड़ता है। समझना इस बात को। इसी प्रकार आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। जैसे यहाँ है फॉस्फेट इकाई,
तो इसके साथ जो अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा उसकी जुड़ेगी शुगर इकाई। उसी प्रकार यहाँ अगर न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है तो इधर जुड़ेगी, जो जुड़ने वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी फॉस्फेट इकाई जुड़ेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के अणु या न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर भाग दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट भाग के साथ जुड़ता जाता है और जुड़ता जाकर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसको कहते हैं। तो इस तरह से आप ये क्लियर करना कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड बोला था न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक, अब ये जो शुगर बोला ये कहलाती पेंटोस शुगर, क्योंकि इसका जो चक्र होता है इसमें 5 परमाणु होते हैं, 4 कार्बन के और 1 ऑक्सीजन का। एक दिए जैसी संरचना देखने को मिलती है, मैं आपको दिखाऊंगा उस संरचना को, शुगर की या पेंटोस शुगर की संरचना को। अब जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनता है आपने देखा। हम ये भी देखेंगे कि जो बेस है कौन कौन से होते हैं, शुगर इसको भी देखेंगे और फॉस्फेट की इकाई को भी हम देखेंगे आगे। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उस न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्व होते हैं। यह फास्फोरस तत्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉस्फेट जुड़ेगा तो फास्फोरस होगा, शुगर जुड़ेगा तो शुगर में ऑक्सीजन रहता है, और जो बेस है बेस में शुगर बोला तो ऑक्सीजन कार्बन भी मिलेंगे, हाइड्रोजन भी मिलेंगे। जो बेस होगा उसमें कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो इनकी संरचनाओं को आप देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसमें फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरा जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्व होते हैं। अधिकांश जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनमें 15 से 16% नाइट्रोजन होता है एवं 9 से 12% फास्फोरस होता है, और शेष परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल है ये न्यूक्लिक अम्ल रंगहीन जटिल यौगिक होते हैं, रंगहीन जटिल यौगिक होते हैं। अब हम ये देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की 3 इकाइयाँ, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो बेस में कौन कौन से बेस होंगे, शुगर में कौन कौन से शुगर होगी और फॉस्फेट इकाई कौन सी होगी, उसको हमको देखना है। देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल है या न्यूक्लियोटाइड है ये मुख्यतः 3 इकाइयों से बना होता है। एक होता है बेस जिसको कहते हैं क्षार, एक होता है शुगर जिसको कहते हैं शर्करा, और एक होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से 3 इकाइयों से बना होता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। जो बेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन बेस और एक होता है पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन बेस ये 3 तरह के होते हैं या 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इनके हम संकेतों को उपयोग करते हैं, AG प्यूरिन बेस और CTU पिरिमिडिन बेस। तो इस तरह से बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस। इनकी संरचनाओं को भी हम देख लेते हैं कि इनकी संरचनाएं किस तरह की होती है। पेपर में आपको नहीं बनाना है लेकिन इनकी संरचना पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल इनकी संरचनाओं को बता देता हूँ। तो ये संरचनाएं हमको देखना है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इन संरचनाओं को बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हाइड्रोजन है वो 1 बंध बनाता है, ऑक्सीजन 2 बंध बनाते हैं, नाइट्रोजन 3 बंध बनाते हैं और कार्बन 4 बंध बनाता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है और जो मेथिल समूह है वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब ये जो संरचनाएं हैं इनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्यूरिन बेस जो है एडेनिन और ग्वानिन। इन दोनों में एक षड्भुजीय रिंग और एक पंचभुजीय रिंग देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर हम रिंग में देखें तो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, अगर इस क्रम में चले तो ये बराबर हमको अल्टरनेट दिखाई देते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। इतना होने के बाद सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन को लगाएंगे। इतना करने के बाद आपको इस कार्बन पे NH2 लगाना है और इसी पोजीशन के इस कार्बन पे आपको लगाना है डबल बॉन्ड O और NH2 आपको लगाना है इस कार्बन पर। इतना होने के बाद हमको इस रिंग में 3 डबल बॉन्ड और जो पंचभुजीय रिंग है उसमें 1 डबल बॉन्ड, उसी प्रकार यहाँ 2 डबल बॉन्ड इस रिंग में, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, 2 डबल बॉन्ड इस रिंग में और 1 डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। इस तरह से करने के बाद मतलब इसमें षड्भुजीय रिंग में 3 डबल बॉन्ड, इसमें 1। वैसे देखा जाए तो ये जो है ये डबल बॉन्ड वैसे दोनों में आप गिन सकते हैं, अगर आपने इसमें गिन लिया तो इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं। वैसे इसमें 2 डबल बॉन्ड और इसमें 1 डबल बॉन्ड। इतना करने के बाद इसमें NH2 सिंगल बॉन्ड के साथ, इसमें डबल बॉन्ड O, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन 2 बंधा बनाता है और यहाँ NH2। इतना करने के बाद आपको हाइड्रोजन कैसे लगाना अपने आप पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन की संयोजकता 4 है, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ नाइट्रोजन बराबर 3 बंधा बना रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा। यहाँ कार्बन 1 2 3 बंधा बना रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। नाइट्रोजन 3 बंधा बना रहा है, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन 1 बंधा, ऑक्सीजन 2 बंधा, नाइट्रोजन 3 बंधा और कार्बन 4 बंधा बनाता है तो नाइट्रोजन 3 बंधा बना रहा है। यहाँ कार्बन बराबर 4 बंधा बना रहा है, यहाँ कार्बन 4 बंधा बना रहा है, नाइट्रोजन बराबर 3, यहाँ कार्बन 3 बंधा बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ नाइट्रोजन 2 बंधा बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। वैसे ही आप इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे बराबर देख के। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगाना है क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन। वैसे यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। तो इसको तुलना करके आप पढ़ना, जिससे एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन बेस है इनकी संरचना बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगी। तो आप इसमें देखिए नाइट्रोजन है, कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो एडेनिन ग्वानिन ये जो है प्यूरिन बेस है और ये कहीं ना कहीं बेस न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है, इसलिए हमने लिखा था उसमें भी नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हमने लिखा था ये बात। तो ये तुलना करके आप इसकी संरचनाओं को बनाना। उसी प्रकार ये तो प्यूरिन बेस आपको बता दिए, अब आपको बताता हूँ पिरिमिडिन बेस, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। जैसे इसमें षड्भुजीय रिंग थी, जिस तरह से इसमें कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े थे, वैसे ही षड्भुजीय रिंग हमको इन तीनों में ले लेना है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और क्रमशः इसमें भी हाइड्रोजन सबसे लास्ट में हम लगाएंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं साइटोसिन से। इसमें इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। इसमें इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, अब डबल बॉन्ड कैसे भी लगाओ, इस साइड लगाओ, इस साइड लगाओ, नीचे साइड, जहाँ पे जगह मिले। यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। मतलब इन तीनों संरचनाओं में आप देखोगे तो इस और इस पोजीशन पे सिर्फ यहाँ सिंगल बॉन्ड NH2 है, बाकी इस और इस पोजीशन पे सब जगह आपको डबल बॉन्ड O देखने को मिलेंगे। इतना होने के बाद फिर आपको साइटोसिन की जो संरचना बनी है उसमें 2 डबल बॉन्ड लेना है, एक यहाँ और एक यहाँ, और बाकी दोनों में एक एक डबल बॉन्ड आपको लेना है। ठीक, इतना होने के बाद जो थाइमिन है उस थाइमिन में एक मेथिल ग्रुप आपको जोड़ना है इस पोजीशन पे। इतना हो जाने के बाद अब आपका काम बचा है हाइड्रोजन लगाने का। बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। जैसे यहाँ 3 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, 3 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ 3 बंधा है तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे 3 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 बंधा है, हाइड्रोजन जोड़ दिया। कारण नाइट्रोजन 3 बंधा बनाता है, कार्बन 4 बंधा बनाता है। वैसे ही यहाँ पर, तो ये बारीकी से आप इसका अध्ययन करना, आप इसको 1 बार 2 बार देखना तो आपको ये संरचनाएं बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो साइटोसिन में सिंगल बॉन्ड NH2 डबल बॉन्ड हो, थाइमिन में डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3, और यूरेसिल में डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O।
तो ये संरचना है। पेपर में आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपके आइडिया के लिए ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब हम देखते हैं शुगर। बेस हो गया। शुगर जो न्यूक्लिक अम्ल है, या कहना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 2 प्रकार की शुगर पाई जाती है। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार देखें तो डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए जिसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इनका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, डीऑक्सी राइबोज का और राइबोज शर्करा का, शुगर का। पहले हम देख लेते हैं राइबोज शुगर, जिसको हम पेंटोस शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो राइबोज शुगर, इसकी संरचना को हम देख लेते हैं। इसको पेंटोस शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो चेन, इसका जो कहना चाहिए कि चक्र है, इस चक्र में 5 परमाणु देखने को मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। तो इस तरह से राइबोज शुगर जो है, इसमें 4 कार्बन होते हैं चक्र में और 1 ऑक्सीजन होता है। उसके बाद ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन नीचे, इस कार्बन के साथ चक्र के अंदर, इस कार्बन के साथ चक्र के अंदर और यहाँ बाहर। मतलब जो चक्र के कार्बन है उसमें हाइड्रोजन अंदर, और जो इस साइड के कार्बन है उसमें हाइड्रोजन को बाहर रखना है। उसके बाद इस कार्बन पर CH2OH ग्रुप जोड़ना है। अब देखिए, जिन कार्बनों पर आपने हाइड्रोजन को लगा दिया, अब जो जगह बची है, जैसे यहाँ तो OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, ये है राइबोज शुगर। अगर आपको राइबोज शुगर इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो उसको डीऑक्सी करना है, मतलब एक जगह से यहाँ से आपको ऑक्सीजन कम कर देना है। तो बचा हुआ जो पूरा स्ट्रक्चर होगा सेम टू सेम इसका होगा, जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो इस तरह से शुगर 2 प्रकार का होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसको पेंटोस शुगर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे फॉस्फेट को। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट समूहों के द्वारा जुड़कर लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि शुगर के साथ फॉस्फेट इस तरह से क्रम में जुड़ता जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना बनाता है। तो ये इस तरह से फॉस्फेट समूह है। यहाँ पर HHS था तो ये H3PO4 फास्फोरिक अम्ल था, तीनों जगह से H+ निकल गया तो यहाँ O-, O-, इस तरह से यहाँ पे बचेगा, मतलब PO4 3-, ये है फॉस्फेट समूह। अब अनेक न्यूक्लियोटाइड अणु परस्पर जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, ये आपको बताया। इसीलिए एक न्यूक्लियोटाइड का शर्करा अवशेष, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर भाग दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट भाग से, फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है और न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला बन जाती है। अब बस लास्ट हमारा बचा है न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए जो है, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एसिड यानी अम्ल। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है तथा 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन ये प्यूरिन बेस है और साइटोसिन और थाइमिन ये पिरिमिडिन बेस है। तो इसमें 4 बेस होते हैं AGCT। उसी प्रकार आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें राइबोज शर्करा या राइबोज शुगर होती है तथा इसमें 4 बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल होते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि आरएनए जो है, जैसे डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, बाकी AGC तीनों बेस दोनों में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण या न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन को कंप्लीट बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझा दिया। इसको आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनको भी इसका लाभ दीजिए। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।